हेलो एवरीवन, आई एम युवराज काले। आपको बायोकेमिस्ट्री सिखाने वाला हूँ। तो उसमें से यूनिट जो भी फिफ्थ है उसका हमने देखा था कल। इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ वीडियो मैंने भेजा था इसलिए ही कि आपको समझ में आए क्या क्या सीखना है। आज डिटेल में देखेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और वो क्वेश्चन आपको कितना बाय हार्ट करना है कि उसको कितना इजी है और उसको कैसे हम टैकल करेंगे। तो जो भी न्यूक्लिक एसिड है उसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं हम। ओके, तो पहले डिस्क्राइब द न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इसमें से आपको इम्पोर्टेंट यही है कि ये सब आपको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ आपके पोर्शन में इतना ही है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स। बट मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ते वक्त ये सब अच्छे से पढ़ के ले लो। उसमें से न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो डिस्क्राइब करो, आरएनए का और डीएनए का। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो भी रेप्लिकेशन होता है डीएनए के अंदर, तो उसमें डीएनए पॉलीमरेज में कैसे प्रोसेस होती है, या रेप्लिकेशन के वक्त डीएनए पॉलीमरेज का क्या रोल होता है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको पूछेंगे, तो वो मैंने स्पेशली आपके लिए यहाँ ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते, तो वो आप एक बार देख लो। और ये आपको समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये पहले पार्ट लिया है कि क्वेश्चन कैसे आपको पूछे जा सकते हैं। तो आप ये बात समझो और ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से लिख के उसके नीचे इसका आंसर लिखो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ आपको ये समझ में आएगा कि ऐसे आंसर मैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे आंसर दे सकता हूँ। ओके, आपके एजुकेशनल हिसाब से देखा जाए तो आपको जैसे लिखेंगे आप वैसे आपको मार्क मिलेंगे। आपने इसके ऊपर दो तीन बार ट्राई किया कि ऐसे क्वेश्चन के मैं ऐसे आंसर दे दूंगा, तो आप एग्ज़ाम में इजीली लिख सकते हैं। इसलिए स्पेशली मेथड है कि आप पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद क्या सीखना है वो इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन एक बार समझ में आएगा तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो हमारा न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट हुआ है, उसमें से हम अभी देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो भी है तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें आते हैं। फर्स्ट फॉस्फोरिक एसिड, सेकंड मोनोसैकेराइड, थर्ड ऑर्गेनिक बेस। तो हम ये न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रेसिड्यू। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स में तीन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं। वो फर्स्ट फॉस्फेरिक एसिड, दूसरा मोनोसैकेराइड और तीसरा ऑर्गेनिक बेस, नाइट्रोजनस बेस। ओके, तो आपको ये समझना है कि फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है। तो आप पहले ये समझो, फॉस्फोरिक एसिड मतलब उसमें फॉस्फोर वो कंटेंट रहता है और उसको बाइंड OH और O, जितने OH ज़्यादा उतना pH कम। यहाँ पे देख लो, फॉस्फोरिक एसिड समझते हैं अभी। यहाँ पे OH ग्रुप ज़्यादा है तो उसका pH कम है, बिकॉज ऑफ OH ग्रुप ज़्यादा रहेगा तो बेसिसिटी ज़्यादा रहेगी, और H ग्रुप ज़्यादा रहेगा तो एसिडिटी ज़्यादा रहेगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमें जो भी हाई pH वाला फॉस्फोरिक एसिड
फॉस्फोरिक एसिड बोला है इधर, तो जिसका पीएच ज़्यादा रहेगा वो बहुत इफेक्टिव रहता है। तो हमें यहाँ से जो थर्ड नंबर का यहाँ पे लास्ट वाला फॉस्फोरिक एसिड है ना, वो यूज़ करने वाले हम स्पेशली। ओके, तो उसका मतलब ये समझो कि फॉस्फोरिक एसिड के ये स्ट्रक्चर, उसमें कैसे बाइंडिंग, कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो ये यहाँ पे मैंने स्पेशली आपके लिए ऐसे केमिस्ट्री पार्ट को अच्छे से हाईलाइट किया है। ये समझेंगे तो आपको बाइंडिंग का जो भी है बॉन्ड कैसे कनेक्ट किया जाता है, जो भी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पे कनेक्ट होता है और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहाँ पे कनेक्ट होता है, वो समझ में आएगा। तो मोनोसैकेराइड, उसमें मोनोसैकेराइड में राइबोज शुगर आता है। राइबोज शुगर इस 5 कार्बन कार्बन कंटेंट शुगर है। उसमें हम देखेंगे तो ये मोनोसैकेराइड में जब OH ग्रुप लगता है तो राइबोफ्यूरानोज उसको कहते हैं, और H ग्रुप लगता है सेकंड नंबर कार्बन पे, जब H ग्रुप लगता है तो उसको डीऑक्सी राइबोफ्यूरानोज कहते हैं। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर है, आप अच्छे से देख लो, बिकॉज ऑफ ये स्ट्रक्चर आपको निकालने हैं, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको वो सब लिखा है कि देखो ये कितना इम्पोर्टेंट है। इधर OH का जो भी OH और H, उसमें से वो गया, ऑक्सीजन गया तो डीऑक्सी राइबोफ्यूरानोज बनता है, और ओ ऑक्सीजन आया उसमें सेकंड नंबर कार्बन में OH आया तो उसको राइबोफ्यूरानोज कहते हैं। तो ऑर्गेनिक बेसिस में हम यही देखेंगे अभी कि ऑर्गेनिक बेसिस क्या होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक बेसिस मतलब नाइट्रोजन कंटेंट बेसिस, मतलब जो भी नाइट्रोजन है वो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बेसिस में जो भी आते हैं वो 5 आते हैं। एक थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड यूरेसिल, ये पांचों ही नाइट्रोजनस बेसिस है। वो इतने इम्पोर्टेंट रोल करते हैं कि डीएनए में हम जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं ना, डीएनए बनता है ये पांचों से, मोस्टली ये चारों से बनता है, और कभी कभी यूरेसिल भी आ जाता है। तो आप ये अच्छे से समझो, उसमें 2 पार्ट भी बनाए हैं ऑर्गेनिक बेस के। ये भी बहुत मतलब इजी है, बट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दे सकते हैं कि क्या प्यूरिन है क्या पिरिमिडिन है। अभी नाइट्रोजनस बेसिस में जो भी प्यूरिन और पिरिमिडिन है, तो आपको ऐसे पूछेगी कि इसमें से प्यूरिन कौन सा है और पिरिमिडिन कौन है। तो प्यूरिन में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडिन में आते हैं साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। इतना ही सिंपल है। देखो जो भी आपको समझने के लिए ये बता रहा हूँ, बट ये समझो कि जो बड़ा स्ट्रक्चर आता है एडेनिन और ग्वानिन का वो प्यूरिन में आता है, और वो छोटा स्ट्रक्चर आता है वो साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल का वो पिरामिडिन में आता है। अभी तो फिलहाल इतना ही कहूँगा, बाद में आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तब आप आके मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं, या लेक्चर के वक्त आप जो भी क्यूरीज रहेंगे आप उस टाइम में पूछेंगे। ओके, तो ये ऑनलाइन हम इतना मतलब जितना मैं कोशिश करता हूँ आपको समझने आना चाहिए, उतना मैं ट्राई करूँगा मैं बेस्ट लेवल तक। तो आप ये एक एक स्लाइड को अच्छे से समझो। और अभी हम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स में क्या आता है, तो हमने पहले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ये बताया था कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से डिफरेंस क्या है वो भी सीखना ज़रूरी है। न्यूक्लियोसाइड्स में जो भी फॉस्फोरिक एसिड आता है वो न्यूक्लियोसाइड्स में नहीं रहता और न्यूक्लियोटाइड्स में रहता है, इतना है। कंफ्यूजन करने की कोई बात नहीं है। न्यूक्लियोसाइड्स मतलब न्यू नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर, पेंटोस शुगर, ये आएगा तो न्यूक्लियोसाइड्स होगा, और उसमें फॉस्फेट ग्रुप फास्फोरिक एसिड ऐड किया तो वो न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। इतना ही है, बस यही इंग्लिश में अच्छे से इधर लिखा है। तो एक बार ये बात समझ लो कि
जो भी है न्यूक्लियोसाइड, अभी देखेंगे न्यूक्लियोसाइड्स, उसमें से जो प्यूरिन और पिरामिडिन, उसको पिरामिडिन में क्या आता है तो साइटोसिन थायमिन यूरेसिल, उसको पेंटोस शुगर जोड़ा गया तो वो होता है न्यूक्लियोसाइड्स। ओके, अभी एडेनिन को पेंटोस शुगर जोड़ा गया तो वो क्या होगा एडेनोसाइन, ग्वानिन को जोड़ा गया तो वो क्या होगा ग्वानिनोसाइन। तो इतना इजी है। और जब अभी पिरामिडिन के जो भी है साइटोसिन थायमिन, उसको जब शुगर कंपाउंड जोड़ते हैं पेंटोस शुगर, तब क्या आता है तो वो साइटिडिन और यूरिडिन ऐसे आते हैं। ओके, तो अभी हम जैसे कि पेंटोस शुगर के दो फॉर्म देखे ना हमने, एक ऑक्सी और दूसरा डीऑक्सी। तो उसमें से भी ये हम वैसे देखना ज़रूरी है कि जब ऑक्सीजन गायब हो जाता है तो डीऑक्सी फॉर्म तैयार होता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, मतलब उसमें बस ऑक्सीजन गायब होता है तो उसको डीऑक्सी मतलब गोनियोसाइन या एडिनोसाइन कहते हैं। तो समझ में आए, इतना सिंपल बात है, बस आपको इधर कन्फ्यूजन कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे दिखाया गया है न्यूक्लियोसाइड्स में से जो भी आपको ऊपर स्ट्रक्चर के यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं दिखा, तो इधर में स्पेशली ऑक्सी और डीऑक्सी फॉर्म को हाईलाइट किया है। तो देखेंगे यहाँ ये स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हम एच और ओ एच ग्रुप को, जैसे ओ एच दिखता है तो ऑक्सी फॉर्म होता है, ये ओ एच ग्रुप के वजह एच दिखता है तो वो डीऑक्सी फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूक्लियोटाइड्स को पूछा जाता है मोस्टली। तो आप पहले ये समझो कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स में फर्स्ट थिंग उसमें फॉस्फेरिक एसिड आ जाता है, ये देखो फॉस्फेरिक एसिड। उसके बाद जो भी पेंटोस शुगर आ जाता है ये सेकंड। और थर्ड जो नाइट्रोजनस बेस आ जाता है। तो ये तीन कंपाउंड आएंगे तो उसको मिला के हमें मिलता है न्यूक्लियोटाइड्स। तो समझ में आया। तो हम इसको अच्छे से थोड़ा सा इसमें मतलब बॉन्ड का भी समझना बहुत ज़रूरी है, उसके कौन से बॉन्ड एक एक मार्क के लिए ये तो पूछा जा सकता है, या फिलिंग द ब्लैंक्स में ये भी पूछा जा सकता है। तो ये उसके हिसाब से इतना भी इम्पोर्टेंट है कि आपको कौन सा बॉन्ड कौन से इधर फॉर्म होता है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप कौन से बॉन्ड से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से वो दिखाने के लिए, जब शुगर एंड फॉस्फेट रेसिड्यू जोड़ते हैं तो वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। देखो यहाँ पे शुगर, ये शुगर और ये फॉस्फेट ग्रुप, इसको जो भी जोड़ा गया बॉन्ड है कितने नंबर पे, तो 3 कार्बन पे जोड़ा गया है तो वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। और ये 1 नंबर पे जो भी है नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर, तो उसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ओके, देन अभी हम आगे देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का स्पेशल स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फॉस्फोएस्टर बॉन्ड 3 नंबर के कार्बन पे ज्वाइन हो जाता है तो उसको कहते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, मतलब स्टार्ट से नाम तो ऐसे होता है ना, 3 मतलब कार्बन कितने नंबर पे है तो 3 न्यूक्लियोटाइड, और 5th नंबर पे जोड़ा गया है तो उसको 5th न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। इतना इजी है, आपको ये समझना भी ज़रूरी है इसलिए ये है इसमें। तो न्यूक्लियोटाइड्स अभी देखेंगे, उसमें से जो भी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है, तो उसको उसको भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि देखो 3 नंबर पे जब हम
लगाते हैं फॉस्फेट ग्रुप तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स, और फिफ्थ नंबर पे लगाते हैं तो फिफ्थ न्यूक्लियोटाइड्स। ये है सब नीचे न्यूक्लियोटाइड्स है जो वो फिफ्थ नंबर पे है। तो फिफ्थ नंबर पे हमारा डिऑक्सी और ऑक्सी फॉर्म सेकंड नंबर पे आता है। ये पहले चेक करना चाहिए आपको पहले। उसमें से जब आपको ऑक्सीजन नहीं दिखाई दिया तो वो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हो जाता है। तो ये इतना समझना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे। और हाँ, मैं आपको थोड़ा सा ये कहने के लिए, मतलब आपको ड्रॉ करने के लिए ये कहूँगा कि जो भी एडेनोसाइन है उसको ड्रॉ करो 3 मोनोफॉस्फेट को, मतलब 3 नंबर पे जो भी कार्बन आएगा उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगाना है। और मतलब ये सब अच्छे से लेबल करके फॉस्फेट फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी दिखाना है और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी दिखाना है। तो ये 3 है। स्ट्रक्चर भी आपको दिया है, इसको बस ज्वाइन करना है कि कहाँ पे ज्वाइन करना है, इतना इजी है। आप मुझे होमवर्क में दिखाना। ओके। अभी नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड डाई एंड ट्राइफॉस्फेट। अभी हमने एक फॉस्फोरिक एसिड कैसे ऐड करते वो देखा। अभी हम दूसरा फॉस्फेट ग्रुप कैसे ऐड हो जाता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे nucleoside di and triphosphate are energy rich compound that release large amount of energy when phosphate are removed। जब फॉस्फेट को रिमूव किया जाता है तब उसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो एडिंग ऑफ फॉस्फेट, जब फॉस्फेट ऐड करते हैं तो एक फॉस्फेट दूसरे फॉस्फेट को ऐड करेंगे वो डाइफॉस्फेट बन जाता है। इतना इजी है, आपको बस वो कैसे ऐड हो जाते हैं वो समझना है। तो यहाँ पे दिखाया है एडिंग ऑफ फॉस्फेट टू अ न्यूक्लियोसाइड और मोनोफॉस्फेट ये जनरेट द न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। ये जनरेट हुआ है न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। यहाँ पे देखो, ये जो भी चार ऑक्सीजन थे उसमें से ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ऐड किया गया है तो एडीपी बनता है ये। ओके। तो अभी ट्राइफॉस्फेट को ऐड करेंगे तो वो फॉस्फेट ग्रुप पे ऐड किया जाता है। तो ऐसे एटीपी बनता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। बस 3 फॉस्फेट ऐड किए तो उसको ट्राइफॉस्फेट कहेंगे। इतना इजी है, आपको ये अच्छे से समझना है। तो एटीपी क्या होता है ये स्ट्रक्चर कभी कभी ड्रॉ करने के लिए आपको आएगा, तो ज़रूर ध्यान दे दो कि ये एटीपी में 3 फॉस्फेट लगाना ज़रूरी है। ओके। देन न्यूक्लियोसाइड। अभी हम ये देखें न्यूक्लियोसाइड। अभी न्यूक्लियोसाइड डायट्राइफॉस्फेट को मतलब क्या होता है अंदर। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सच एडिनो 5 ट्राइफॉस्फेट, मतलब फिफ्थ नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप लगाना है तो फिफ्थ ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ एनर्जी। आपको पता होगा कि बायोलॉजिकल, आप जब भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ी तब एटीपी तो आपको पता होना चाहिए एटीपी क्या करते हैं। तो एटीपी इज अ एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस। वो लिविंग थिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। एटीपी से हमें एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी मतलब हम इधर केमिकल, मतलब केमिस्ट्री में एटीपी कैसे बनता है वो हम केमिस्ट्री बेस पे सीखे। अभी हमारा बायोकेमिस्ट्री है तो बायोकेमिस्ट्री में लिविंग थिंग में एटीपी का रोल क्या होता है। हमें बायोकेमिस्ट्री मतलब क्या है, बायो जो भी लिविंग थिंग है उसके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उसका स्टडी करना, मतलब बायोकेमिस्ट्री। बराबर है कि नहीं। तो इतना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं बायोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं। तो वो ज़रूरी है बायोकेमिस्ट्री क्या है वो भी, मतलब ये ऐसे क्यों सीखते हैं ये केमिस्ट्री उसके अंदर बायो, मतलब ऐसे लिविंग थिंग सब कनेक्ट है। बायोकेमिस्ट्री का मीनिंग ही वही से है ना। तो हम लिविंग थिंग के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वही सीखेंगे। ओके। तो एटीपी एंड एडीपी एनर्जी साइकिल, ये देखो ये साइकिल कैसे होती है ये भी आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में ऐसे कभी कभी ऐसे
सवाल नहीं आएगा कि आपको साइकिल ड्रॉ करो ऐसे वैसे, बट आपको ये समझने से आपको पता चलता है कि एनर्जी जो भी है वो कैसी बनती है। तो जो भी एडीपी है, एडीपी का फॉस्फेट ग्रुप रिमूव किया तो बस मोनोफॉस्फेट बनता है। उसके बाद एडिनो मोनोफॉस्फेट एएमपी और ऐड किया तो एडीपी को एटीपी बनता है। मतलब जब 3 फॉस्फेट ग्रुप रहेंगे तो एटीपी बनता है। तो एनर्जी फ्रॉम सनलाइट और फ्रॉम फूड, कहाँ से भी एनर्जी आए उसको हम अवेलेबल करके, उसको ब्रेक डाउन करके, केमिकल सिंथेसिस करके उसको, जैसे कि वो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव किया तो वो एडीपी में कन्वर्ट होगा, उसके बाद एएमपी में कन्वर्ट होगा और उससे यूटिलाइज होके उसका हम एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगा। इसलिए एटीपी जब बनता है तो एनर्जी फॉर्म होता है। ओके, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है बॉडी के अंदर, तो यही इधर दिखाया है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स। अभी साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स आर टू फॉस्फोएस्टर कनेक्टेड टू सम न्यूक्लियोटाइड और मोनोसाइट। देखो, ये जो भी फॉस्फोएस्टर साइक्लिक का न्यूक्लियोटाइड्स दिखाया है वो 5th नंबर के कार्बन को भी ऐड है और 3 नंबर के कार्बन को भी, कार्बन के ऑक्सीजन को ऐड है। तो उसको एडेनोसाइन साइक्लिक मोनोफॉस्फेट कहते हैं। मतलब साइक्लिक एएमपी, इन मोस्ट केसेस दे फंक्शन इफेक्टर्स ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स। अभी ये समझना जरूरी है, बिकॉज ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम क्या करते हैं, रेगुलेट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो आप ये समझो कि जो भी एंजाइम्स है, अभी सेकंड ईयर में आपको अच्छे से एंजाइम सीखेंगे, बट अभी ये बेसिक कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या होते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स, उनका क्या रोल रहता है। तो अभी हम न्यूक्लियोटाइड्स में इतना ही देखेंगे कि जो भी साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स है, 5th नंबर का जो 5th न्यूक्लियोटाइड्स उसमें और 3 न्यूक्लियोटाइड मतलब 3 नंबर के कार्बन को ज्वाइन किया गया तो वो साइक्लिक एएमपी बनता है। जब 2 फॉस्फेट रहेंगे तो साइक्लिक एडीपी बनता है, 3 फॉस्फेट रहेंगे तो साइक्लिक एटीपी बनता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये समझो। और नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ये आपको बस आपके पोर्शन में नहीं दिया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पर ये सीखना बहुत ज़रूरी है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी कनेक्टेड टू वन अनदर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। उसमें ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स मतलब 2 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट, रेसिड्यू प्रेजेंट रहते हैं, उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। पॉली मतलब एक चेन रहती है। ओके, तो डीएनए इज मेड फ्रॉम पॉलीमर ऑफ डिओक्सी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो जो भी डीएनए है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, तो उसमें पॉलीमर मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का बना के वो डीएनए बनता है। मतलब डीऑक्सी और ऑक्सी मैंने पहले बताया कि जब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में बहुत सारे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आएंगे तो उसका एक लंबा सा चेन बन के डीएनए बनता है, थ्रेड लाइक। और आरएनए, उसमें बस राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आएंगे और बड़ा सा चेन बनाएंगे तो आरएनए बने। अभी एक एक को देखना है डीएनए का। जो भी द न्यूक्लियोटाइड्स आर joined to one another by 5 3 phosphoester bond। एग्जाम्पल डीएनए 5 3 या 3 5 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये आपको पहले से बताया है। अभी ये डीएनए का हम देखने वाले हैं। उसमें थायमीन, ये चारों भी न्यूक्लियोटाइड्स मतलब चारों भी नाइट्रोजनस बेस और शुगर कंपाउंड और फॉस्फेट फॉस्फेरिक एसिड, ये तीन ही लोग
आएंगे तो वो न्यूक्लियोटाइड्स हो जाते हैं। तो ये तीन ही आएगी, आपको ये समझना है। और उसमें से बस आरएनए और डीएनए में यही डिफरेंस है कि ओएच का और एच का। जब एच प्रेजेंट रहेगा तो आरएनए में आएगा, और ओएच प्रेजेंट रहेगा वो तो डीएनए आएगा। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर आपको पूछा जा सकता है। तो एवरी सेल न्यूक्लियस इन particularly living organism contain the exact same DNA molecules। ह्यूमन में 3 मिलियन पेयर्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स रेसिड्यू रहते हैं, उसमें 25,000 जीन्स रहते हैं। अभी हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको नोटिस करो, अच्छे से लिखो। जीन्स क्या होते हैं, उसके बाद उसका मतलब कैसे कैसे क्या क्या, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से सीखेंगे। तो जीन्स आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए दैट कैरी द कोड ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन। एक पार्ट रहता है, मतलब डीएनए बहुत लंबा थ्रेड रहेगा तो उसमें से छोटा सा कट, उसको जीन कहते हैं। उसके बाद अभी डीएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में ये समझना बहुत ज़रूरी है, प्राइमरी स्ट्रक्चर डीएनए का क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर डीएनए का क्या है, और टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है। तो हम पहले देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो भी न्यूक्लिक एसिड है उसका सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू से कैसे आता है। तो देखो, फॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, उसके बाद ये शुगर, पेंटो शुगर है, और ये है नाइट्रोजनस बेस। तो ये मैंने आपको, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में आता है, इतना समझना ज़रूरी है। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये डीएनए का ये स्टैंड है, उसमें जो भी हेलिक्स है वो हेलिक्स इंटरेक्शन ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड, मतलब दो डीएनए स्ट्रैंड के इसमें जो भी इंटरेक्शन आता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दिखाया जाता है। तो ये समझो। और टर्शरी में क्या आता है, तो देखिए स्ट्रक्चर पहले, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है ये समझो। प्राइमरी आपको समझ में आया, अभी सेकेंडरी देखेंगे कि जो भी है सेकेंडरी में, इन मोस्टली कॉमन फाउंड इन डीएनए टू सिंगल स्ट्रैंडेड साइड बाय साइड एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। यहाँ पे एंटी पैरेलल मतलब वाइस वर्सा, यहाँ से ऐसे, मतलब जो थ्री थ्री और फाइव, और फाइव और थ्री, ऐसे एंटी पैरेलल अरेंजमेंट दिखाई देता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है, आपको कितना समझ में आता है वो मुझे भी यहाँ से मतलब लेक्चर लेते वक्त नहीं समझ में आता, आपको क्या समझ में नहीं आएगा कैसे, बट अभी ऑनलाइन लेना ज़रूरी है तो आपको ये इतना समझ के लेना ज़रूरी है। तो देखो एंटी पैरेलल जो भी अरेंजमेंट है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं, दो स्टैंड, मतलब डीएनए कैसे बनता है और उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने देखा, उससे ही बस वो एक स्टैंड इधर से आता है, एक स्टैंड इधर से आता है, उसके बीच में जो भी अरेंजमेंट रहती है वो एंटी पैरेलल रहती है, यही बताया गया है। और उस दोनों का स्टैंड का एक दूसरे से कनेक्ट रहना, मतलब डीएनए के तो आपको पता ही है स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर जो भी ये है बॉन्डिंग है या अरेंजमेंट है उसको ऐसे ही अच्छे से रखना, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दिखाया जाता है। ओके, अभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और हम देखेंगे कि जो भी टू डीएनए स्टैंड है वो एक दूसरे से बेस पेयरिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में किया करते हैं, और उसके अंदर जो भी शुगर और फॉस्फेट का ए है उसको बैकबोन मतलब ये कहते हैं नहीं क्या। तो फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजनस बेस के अंदर जो भी दोनों स्टैंड में होगा उसको उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड यूज करते हैं, उसका बॉन्डिंग हो जाता है अच्छे से। तो ये स्ट्रक्चर में बहुत कुछ इधर दिखा है बट आपको इतना कुछ नहीं लिखना, बस समझना ज़रूरी है, इसलिए ये सब कुछ दिया है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड एंड थायमिन, ये दोनों का इधर दिखाया है।
तो देखो थायमिन एडेनिन, मतलब आपको पता ही होगा एटीजी पेयर, साइटोसिन और गोनिन का पेयर, थायमिन का और एडेनिन का पेयर, वही बस केमिकल फॉर्मेशन में इधर दिखाया है। मतलब वो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड में एक दूसरे के सामने खड़े रहेंगे, खड़े इन द सेंस एक दूसरे के बाजू में स्टैंड रहेगा तो उसका पेयरिंग हो जाता है। तो वो पेयरिंग कैसे होता है यही यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये देख लो हाइड्रोजन बॉन्ड से उनका पेयरिंग होता है। ओके, तो हम अभी देखेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई और अच्छे से नोटबुक लेके बैठे होंगे। तो ये सब नोट्स आपके नोटबुक में लिखो। जो भी यहाँ पे मैंने पढ़ाया है वो आपके नोटबुक में आएगा, तो आपको मतलब पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम अभी देखेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर रेफर्स बाय थ्री डायमेंशनल शेप। अभी 3D मूवी देखते हैं ना, उसका सब लाइव ने जैसे आता है वैसे टर्शरी स्ट्रक्चर का 3 डायमेंशनल शेप से हम स्टडी करेंगे। हमने अब तक देखा, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम बस स्ट्रक्चर को देखा, उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो दो स्टैंड रहते उसके अंदर का जो भी पेयरिंग और बॉन्डिंग देखा। उसके बाद अभी टर्शरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसको 3 डायमेंशनल शेप से हम स्टडी करेंगे। इन डीएनए टर्शरी स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम सुपर कॉइलिंग विच इन्वॉल्व डबल हेलिक्स बीइंग ट्विस्टेड इनटू टाइटर और मोर कॉम्पैक्ट शेप। अभी देखो क्या उसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या कैसे कैसे होता है वो समझो। ये देखो टर्शरी स्ट्रक्चर का एक प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर लिया है। उसके अंदर जो भी प्लाज्मिड है बैक्टीरिया के अंदर, वो उसका हमने डीएनए लेके उसके अंदर जो भी मतलब हमें पता चलता है तब टर्शरी स्ट्रक्चर जब देखते हैं तब उसके अंदर ऐसे ट्विस्ट आते हैं नज़र। तो वो कैसे क्या क्या कैसे क्या क्या होता है ये सब अच्छे से देख लेंगे। तो देखो प्लाज्मिड को टोपो आइसोमरेज से हमने ये करने के बाद उसका कट लगता है, तो वो कट देखेंगे। सुपर कॉइलिंग प्लाज्मिड उसमें दिखाई देता है, वो कैसे अंदर ये होता है। ये सब इधर मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। वेन जब भी यूकैरियोटिक में ये आता है क्रोमेटिड्स हिस्टोन प्रोटीन, ये कैसे बाइंड हो जाते हैं, उसका स्पेशली कैसे क्या बनता है, वो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम कैसे उसके बाद बनते हैं। सेल में एक न्यूक्लियस रहता है, उसके अंदर एक क्रोमेटिड्स रहते हैं, उसके अंदर से क्रोमोसोम ये होते हैं और क्रोमोसोम बाद में सेल को डिवाइड करते हैं। मतलब बहुत ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बस अभी एक एक पार्ट को हम अच्छे से समझेंगे। ये डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, तो ये समझो। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब भी सेल डिवीजन होता है तब क्रोमेटिड ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इनटू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में जो भी क्रोमेटिड्स रहते हैं वो ऑर्गेनाइज अपने आप ही हो जाते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम क्या रहता है, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन दैट डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ओके, तो कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन रहता है और डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर विजिबल सेल डिवीजन के लिए वो क्रोमोसोम दिखते हैं अपने को। टर्शरी स्ट्रक्चर में अभी देखेंगे हम कि डीएनए के अंदर कैसे क्या 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 रहते हैं, मतलब क्रोमोसोम, उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन, ये सब हम देखो इधर से नीचे से स्टार्ट किया गया तो एक क्रोमोसोम है। वो क्रोमोसोम में डीएनए का थ्रेड आता है, वो डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन आते हैं। हिस्टोन प्रोटीन को कैसे बाइंड किया जाता है, तो हिस्टोन प्रोटीन का स्पेशली यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि सिंगल न्यूक्लियोसोम रहता है, उसके अंदर डीएनए थ्रेड का देखो ये प्रोटीन को डीएनए ने ऐसे ये दिखाया गया है। और हिस्टोन कॉम्प्लेक्स ये बड़ा ब्लू वाला जो भी ग्रीन वाला दिखाया है वो है। तो वो पूरा कॉम्पैक्ट बन के वो क्रोमोसोम बनता है, समझे। मतलब हिस्टोन प्रोटीन को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से कॉम्पैक्ट किया जाता है और उसको कितना बड़ा मतलब ये डीएनए रहेगा ये जस्ट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है,
तो हम अभी देखेंगे each chromosome contain a different DNA molecules and during cell mitosis। अभी सेल डिवीजन कैसे होती है, क्या होता है, तो डीएनए में ये भी इम्पोर्टेंट है। देख डीएनए देखा आपने, उसके बाद उसको मतलब ये तीन चीज़ें भी समझना ज़रूरी है। कौन सा? डीएनए, क्रोमोसोम और जीन। मैं यहीं पे सिखाता हूँ आपको कि डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं। उसका एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बन के डीएनए बनता है। उसके बाद उसको उसके अंदर डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी आते हैं। उसका कॉम्पैक्ट नेचर बनता है और उसका क्रोमोसोम बनता है। और नेक्स्ट जीन क्या होता है? तो जीन वो डीएनए का स्मॉल पार्ट, उसको जीन कहते हैं। तो हम यहाँ पे तीन कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा आपको शायद। तो हम आगे चलते हैं। तो उसका जो भी है, मैंने यही थोड़ा सा मतलब इसमें से ये सीखना भी ज़रूरी है। जब क्रोमोसोम ये रहते हैं, वेरियस नंबर ऑफ और क्रोमोसोम रहते हैं, उसका एग्जाम्पल अभी इधर दिया है। तो हर्ष के अंदर 64 क्रोमोसोम रहते हैं। ह्यूमन के अंदर कितने रहते हैं? तो ह्यूमन के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। तो हर एज केस में अलग अलग क्रोमोसोम रहते हैं। कैट के अंदर 38 रहते हैं, उसमें 19 पेयर्स रहते हैं। और ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम रहते हैं और 23 पेयर्स रहते हैं। तो आपको ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अभी हम देखेंगे डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन ये है। तो डीनेचुरेशन कैसे होता है? तो न्यूक्लिक एसिड में डीनेचुरेशन ऐसे होता है कि उसके अंदर प्रोटीन का जो भी है, वो प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है पहले। मतलब प्रोटीन का डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ हीट। जब भी ये ज़रूरी है, आप ये लिख के ले लो। डीनेचुरेशन कैसे होता है? Depending on the amount of heat added, a double bond helix may be unwind। unwind मतलब ऐसे खुलता है। तो even separate formally two single stranded of DNA। समझे? इतना इजी। डीनेचुरेशन कैसे होता है? जब भी हीट एक दिया गया डीएनए को, और उसका जो भी हेलिंग नेचर है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट होके नेचर है, उसको हम हीट देने की वजह से अपने आप खुला हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंड सेपरेट हो जाता है। तो उसको कहते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है। तो हम ये कंसेप्ट आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया है, तो उससे देख के आपको समझ में आएगा। और अभी डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है वो देखेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन ये जो भी है, ये इंफॉर्मेशन मतलब डीएनए कैसे बनता है, कैसे क्या होता है उसमें, कैसे मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर, और उसमें कौन कौन से एंजाइम आके उसको रेप्लिकेट करते हैं, और उससे हम प्रोटीन कैसे बनते हैं, समझे? तो उसका स्ट्रक्चर माइक्रोबायोलॉजी में भी बहुत अच्छे से दिया है, वो कैसे रेप्लिकेशन होता है, आपको ये समझ में आएगा आज। बट दिस इंफॉर्मेशन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और टू पास द इंफॉर्मेशन स्टोरेज डीएनए टू न्यू जनरेशन टू सेल। मतलब सेल के अंदर अभी सेल डिवाइड होनी है, तो रेप्लिकेशन ज़रूरी होता है। बिकॉज अब पहले एक न्यूक्लियस रहता है, उसके अंदर टू न्यूक्लियस हो जाते हैं, तो टू न्यूक्लियस से टू सेल बनते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, रेप्लिकेशन होना इट्स मोर इम्पोर्टेंट, समझे? तो रेप्लिकेशन कैसे होता है? हर एज का हर एक का मतलब उसका कॉपी बनती है, और उसके हिसाब से मतलब न्यूक्लियस के अंदर टू न्यूक्लियस बनते हैं। तो कैसे कैसे हो जाते हैं वो एक बड़ी सी प्रोसेस है, वो आपको मैं सिखाऊंगा। तो अभी इतना ज़रूरी है कि रेप्लिकेशन कंसेप्ट क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिक लेवल पे इतना मैंने आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इतना ध्यान में आना चाहिए आपको कि रेप्लिकेशन क्या है। ओके। तो रेप्लिकेशन ये है कि डीएनए को मतलब डीएनए का जो भी स्टैंड है, उसके बाद अभी सेल है, पहले ये समझो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? तो एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए थ्रेड लाइक कॉम्पैक्ट नेचर है। तो उसमें से जो भी डीएनए, अभी हम डीएनए के ऊपर आए,
और वो डीएनए कैसे है? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपने देखा ना, इट्स एंटी पैरेलल नेचर वाला। तो एंटी पैरेलल में से जब 3 to 5 न्यूक्लियोटाइड्स और 5 to 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे स्टैंड बनता है, उसमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो भी है वो उसमें अंदर पेयरिंग मतलब अरेंजमेंट रहती है। तो वो हम यहाँ पे उसका जो भी मतलब डीएनए तैयार कैसे होता है, दूसरा तैयार कैसे होगा ना, तो उसका एक प्रोसेस है, वो रेप्लिकेशन में हम देखेंगे। तो ये समझना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आपको यही सिखाऊंगा कि जो भी डीएनए रेप्लिकेट होता है तब एक स्टैंड डबल हेलिक्स के सर में टेम्पलेट बनता है। देखो ये यहाँ पे दिखाया है, मैं आपको ये दिखाऊंगा। स्टैंड ऐसे डीनेचरेशन होना भी ज़रूरी है ना। अपने को जब दूसरी सेल बननी है तो न्यूक्लियस दूसरा बनना है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये पहले डीनेचरेशन हुआ थोड़ा, उसके बाद ये नया स्टैंड बन रहा है। ये नया स्टैंड बनने के बाद आपको 2 डीएनए दिखेंगे, तो अब वैसे सेपरेशन होगा। तो ये है, देखो, ईच ऑफ द डॉटर डीएनए स्ट्रैंड वन स्ट्रैंड फ्रॉम द पेरेंट डीएनए इज प्रेजेंट। मतलब इसमें से एक पेरेंट डीएनए का ये रहता है और दूसरा नया बनता है। तो दिस इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। समझे? तो डीएनए रेप्लिकेशन का हम यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन है न्यू डीएनए का, उसका एंजाइम पॉलीमरेज। अब पॉलीमरेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब डीएनए जब अपने को बनाना है तब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। वो कैसे करता है, ये बहुत बड़ी प्रोसेस है, बट आपको मैं जस्ट आपको बेसिकली समझाना चाहता हूँ। बिकॉज हम आगे जाएंगे, ये सब अपने को सीखने का है। तो आगे के नेक्स्ट ईयर में हम ये सीखेंगे, उसके बाद थर्ड ईयर में भी ये सीखेंगे। माइक्रोबायोलॉजी आपका हुआ, आपने लिया होगा, तो रेप्लिकेशन का एक सेपरेट टॉपिक है, उसमें से आप अच्छे से सीखेंगे। पर बायोकेमिस्ट्री में आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, इसलिए ये आपको मैं ऐसे सिखा रहा हूँ। तो हम अभी यही देखेंगे कि जो भी है, तो पॉलीमराइज एंजाइम डीएनए बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बस आपको और वाइज करता हूँ। और डीएनए पॉलीमराइज कैटलाइज एडिशन ऑफ डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स रेसिड्यू टू ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड। देखो यही बताया कि जब डीएनए स्ट्रैंड बढ़ाना है तो डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम यूज करते हैं कैटलाइज करके। मतलब तो यहीं पे दिखाया है डीएनए कैसे बनता है। तो ये है एंजाइम, ये रेप्लिकेशन प्रोसेस है सब। तो ये पेरेंट डीएनए है, टोपोमरेज आता है, उसको क्या करता है टोपोमरेज, डीएनए को स्ट्रैंड को अलग करता है। उसके बाद ये पॉलीमरेज एंजाइम्स आते हैं और डीएनए का नया स्ट्रैंड बनाते हैं, एक स्ट्रैंड के ऊपर दूसरा स्ट्रैंड, तो ऐसे बनते हैं। ये वो देखो, लीडिंग स्ट्रैंड है, ये लैगिंग स्ट्रैंड है। तो लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है आपको, और लैगिंग स्ट्रैंड ऐसे ब्रेक ब्रेक टाइप के दिखाई दे रहा है, ये नीचे का। तो डीएनए प्राइमर आते हैं, डीएनए उसमें हेलिकेज रहते हैं, डीएनए प्राइमर्स क्या रोल करते हैं, वो सिंथेसिस करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन करते हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, ये अभी हम आज के लिए इतना मतलब ज़रूरी है कि ये देखा। आज के दिन के लिए कितना समझा वो एक बार लिख के ले लो, और जो भी दिक्कतें आएंगी वो मुझे बताओ। तो जब भी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो आपके नोटबुक में ये सब चीज़ें रहनी ज़रूरी है। अभी समरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन क्या होता है हमने इधर यहाँ पे लिखा है। पहले क्या होता है, हेलिगेज अनवाइंड इन पेरेंटल डबल हेलिक्स डीएनए रहता है। उसके बाद उसको बाइंड और स्टेबलाइज करने के लिए एक पेरेंटल डीएनए मतलब अलग हो जाता है और एक दूसरे साइड अलग हो जाता है। उसके बाद जो भी उसके ऊपर
स्टैंड अलग होने के बाद नया बनाना, मतलब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, तो डीएनए बनाता है दूसरा स्टैंड। और ये नीचे दिया है तो उस देखो कंटिन्यूस बना है तो उसको लीडिंग बोलते हैं, और लैगिंग बोले तो ब्रेक ब्रेक टाइप का दिखाया दिया है। जो भी डीएनए कुछ तो उसके अंदर गलती हुई होगी तो डीएनए को लाइगेज मतलब डीएनए कट करके उसको अच्छे से बनाते हैं। ये बहुत क्विक प्रोसेस है। ओवरऑल डीएनए रेप्लिकेशन का इधर दिया है। हम नेक्स्ट जो भी पार्ट है वो कल देखेंगे। आज के लिए यहीं पे हम रुकते। ओके, तो हम यहाँ पे रुकते आज। ओके बाय।